हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। हम लोग पीएसआर ऑप्शनल पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यूनिट 1 मीनिंग एंड अप्रोचेस का पार्ट है ये हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले भी यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। इनफैक्ट काफ़ी रीसेंट क्वेश्चन पूछा था और इसी वजह से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है। क्योंकि मीनिंग एंड अप्रोचेस सिर्फ आप एक यूनिट का नाम पढ़ते हो जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है, तो उससे आपको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें पढ़ना क्या है, मीनिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन से एस्पेक्ट्स हैं। तो उसमें 2018 में एक क्वेश्चन आया था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसी वजह से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें ये पता लग जाता है कि क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं और क्या हमें पढ़ना है। तो पहले डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आया, फिर रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 2019 में पूछा गया। इसी वजह से ये टॉपिक्स पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूपीएससी हर साल क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तरीके से रिपीट करता है। चाहे अगर सेम क्वेश्चन रिपीट ना करे तो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के सेम थीम पर, टॉपिक पर कुछ ना कुछ पूछ लेगा। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisize.in। यहाँ पर आप ऑप्शनल कोर्सेज में जाओगे तो PSIR ऑप्शनल कोर्स की जो भी आपको डिटेल चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको ये फ्री स्टडी मटेरियल में PSIR ऑप्शनल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट मिल जाएगी। ये रीअरेंज्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको ना वेटेज पता लग जाएगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ से पता लग जाएंगे कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वेटेज आपको जाननी ज़रूरी है ताकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, वो पहले करके जाओगे तो बेटर रहेगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो डिक्लाइन कैसे हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का? तो यहाँ पर मिड 20th सेंचुरी चल रहा था जब काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो तो अब ख़त्म ही हो गई बिल्कुल। तो सब लोगों ने उसके डिक्लाइन के बारे में बात की थी। कुछ लोगों ने उसकी डेथ प्रोक्लेम कर दी थी। एक बंदे ने कहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक डॉग हाउस बन गया, या डॉग हाउस में एक। तो एक इस तरीके का जो व्यू है ये क्यों था? क्योंकि क्लासिकल जो ट्रेडिशन था पॉलिटिकल थ्योरी का, यहाँ पर वैल्यू जजमेंट्स बहुत सारे थे जो कि एम्पेरिकल टेस्टिंग के बियॉन्ड जा रहे थे। तो यहाँ पर वही बैलेंस के बारे में बात की है। आगे हम डेविड ईस्टन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हर एक टॉपिक में, जैसे मैंने आपको बताया था, हर लेक्चर में मैं आपको ये बोलती आ रही हूँ, हर एक टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर होता है जो कि काफ़ी फेमस होता है ना। तो उस फेमस पर्सन के बारे में जानना ज़रूरी होता है। ऐसे ही डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में डेविड ईस्टन फेमस है, इसीलिए हम डेविड ईस्टन के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे कि डेविड ईस्टन का क्या मॉडल था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम बात की गई है कि वैल्यू और एम्पेरिसिज्म, वैल्यू और फैक्ट्स को साथ में लेके चलना ज़रूरी था, अदरवाइज पॉलिटिकल थ्योरी ख़त्म ही होगी। तो डेविड ईस्टन ने क्रिटिसिज्म प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन की है। तो यहाँ पर बात ये की गई है कि 1930s में जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे उन्होंने नॉर्मेटिव थ्योरी का क्रिटिसिज्म दिया था। ठीक है, तो ये नॉर्मेटिव थ्योरी का क्रिटिसिज्म वहीं से आया था और बिहेवियरलिज्म से भी आया था। तो ईस्टन ये कहते हैं कि सिंस पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कुछ हिस्टोरिकल फॉर्म से कंसर्न्ड है, तो उसने अपना कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो ख़त्म ही कर दिया। मतलब कि आप हिस्ट्री या पास्ट में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो उसमें आप इतना ज़्यादा इमर्ज्ड हो कि आज के टाइम पे प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसका आपको कोई होश ही नहीं है, या प्रेजेंट में अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, उसको सॉल्व कैसे करना है, इस बारे में भी आपको कोई होश ही नहीं है। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल थ्योरी तो डिक्लाइन ही करेगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इवेंट से कंसर्न रहना भी ठीक नहीं है। इसी वजह से डेविड ईस्टन ने इसी सेम मॉडल पर ब्लेम किया था विलियम डनिंग, चार्ल्स एच मैक्लेवन, देन जॉर्ज एच सेबाइन, जो हमने पढ़ा भी था, उनके हिस्टोरिसिज्म के लिए उनको ब्लेम किया गया था कि आप लोग बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में इमर्स्ड हो, जिसकी वजह से आपने प्रेजेंट प्रॉब्लम्स पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन कर गई। तो इस तरीके की जो पॉलिटिकल थ्योरी है, यहाँ पर एक वैल्यू थ्योरी की जो एक सीरियसनेस आनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उससे तो दूरी कर दिया गया स्टूडेंट्स को। तो डेविड ईस्टन जो है वो ये कहते हैं, अपने 1951 का उनका आर्टिकल था, उसमें उन्होंने लिखा था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो आज के टाइम पर हिस्ट्री ऑफ आइडिया से ज़्यादा कंसर्न्ड है, उसमें इंटरेस्टेड है। इसी वजह से हिस्टोरिसिज्म का जो एवर इंक्रीजिंग रोल देखा गया है वही एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी आज की डेट में डिक्लाइन कर गई है। तो ईस्टन के हिसाब से हिस्टोरिसिज्म के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, जिसने कंट्रीब्यूट किया है पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन में। वो है हाइपर फैक्चुअलिज्म, मतलब कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पर रिलाई कर जाना कि वैल्यूज़ को बिल्कुल ही आपने कोई तवज्जो ही नहीं दी,
या फिर डोमिनेशन ऑफ मॉरल थ्योरी। अब मॉरल थ्योरी का ही बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हो गया। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन किया, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो रीज़न क्या थे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के? अब जर्मीनो और कोबान के हिसाब से देखेंगे हम, तो यहाँ पर दांते जर्मीनो जो है उनकी ये वर्क है बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। उन्होंने कहा था कि मेजर कॉज जो है पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन का वो है जब आइडियोलॉजी या फिर आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म एमर्ज हुआ था। तो ये रिडक्शनिज्म के एमर्जेंस जो था वो मेजर कॉज है पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन का। रिडक्शनिज्म क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे ऐसे होते हैं फिलोसफिकल आइडियाज़ होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में कुछ ना कुछ एसोसिएशन होता है उनका अलग अलग फिनोमिना में। तो यहाँ पर इन फिनोमिनास को अगर आप सिंपल टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हो या और फंडामेंटल फिनोमिना में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, उसी को रिडक्शनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल पोजीशन की तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि एक अगर मान लो एक कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, मान लो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको ये इंटरप्रेट कर देता है। कैसे? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उसके बाद उसका सम करके आपको ये इंटरप्रेट करके दे देगा कॉम्प्लेक्स सिस्टम को। इसको हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे पायनियर्स थे इसी फील्ड में, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो बंदा था वो था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? बहुत सारी हिस्ट्री स्टडी की थी सेवरल 100 ईयर्स की, और उसके बाद वो एक सर्टेन कंक्लूजन पे अराइव किए थे जिससे मार्क्सिज्म फॉर्म हुआ था। अब मार्क्सिज्म जो है वो पॉलिटिकल साइंस का तो ऑल्दो एक पार्ट ज़रूर बनाता है, बट पॉलिटिकल थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट नहीं है ये। क्यों? क्योंकि मार्क्सिज्म सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म है और प्रोपेगेंडिस्ट आइडियोलॉजी का पार्ट है बेसिकली। तो वो आप कह सकते हो कि ये एक प्रोपेगेंडिस्ट आइडियोलॉजी या आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म की तरह आपको मार्क्सिज्म को देखना चाहिए। तो मार्क्स के जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है उनको प्रीच किया जाता था, प्रोपेगेट किया जाता था, बट एक पर्टिकुलर कॉज के लिए ही किया जाता था, एक पर्टिकुलर पर्पस था उसका। और पर्पस क्या था? कि वर्किंग क्लास का इमेंसिपेशन कर दिया जाए, कैपिटलिज्म को अबॉलिश कर दिया जाए। कैसे? बाय मीन्स ऑफ क्लास स्ट्रगल, जिससे वायलेंट हम रेवोल्यूशन करेंगे और पूरी कैपिटलिज्म को हटा देंगे और वर्किंग क्लास का इमेंसिपेशन हो जाएगा। तो ये उनका पूरा पर्पस चलता आ रहा था। अब अल्फ्रेड कोबैन थे, उन्होंने ये कहा था कि जो कंटेम्प्रेरी कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर हैं जैसे कि रोमन एम्पायर के टाइम पे हुआ करती थी। तो उन्होंने स्टेट पावर के एक्सपेंशन के बारे में बात की थी, ब्यूरोक्रेसी के एक्सपेंशन के बारे में बात की थी, बड़े बड़े मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में बात की थी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, स्टेट पावर बढ़ जाएगा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाएगा, इनका डोमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं पॉलिटिकल थ्योरी के ग्रोथ के लिए, ये डेंजर हो सकती है बेसिकली। ये बात की गई थी कि ये सारी चीज़ें मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी एज अ डेंजर टू द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड है वो ऑलरेडी इसी चीज़ से सफ़र कर रहा था कि पावर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था या पार्टी मशीन की वजह से सफ़र कर रहा था। और जबकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा था? वो डेमोक्रेसी ला ही नहीं पा रहा था एज अ लिविंग टूल। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो किसी ना किसी एंड पर सफ़र कर रही थी। तो ये जो स्टेट का जो एब्स्ट्रैक्शन था एज एन इंजन ऑफ पावर, इससे क्या था कि मॉरल वैल्यूज़ को पॉलिटिक्स से अलग रखा गया। ठीक है, और इन सब चीज़ों ने मिल कर के कॉन्ट्रीब्यूट किया जिससे कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो गया। अब अगर आप कोबैन के ओपिनियंस के बारे में देखो तो वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थिंकिंग जो है वो अपने आप में ही डायरेक्शनलेस है और पर्पस भी नहीं है उसका कोई। क्योंकि पुराने टाइम में अगर आप देखते हो तो जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स थे वो काफ़ी पैशनेटली सोसाइटी को देखते थे, उसकी प्रॉब्लम्स को बहुत सीरियसली लेते थे, बहुत पैशनेटली सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए आगे आते थे और वो सीरियसली सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ। तो उनका ना पूरा कन्विक्शन हुआ करता था उस टाइम पर कि जो भी वो लिखते थे, अगर उन्होंने कुछ लिखा है या बोला है पूरे कन्विक्शन के साथ उन्होंने बोला है, सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो लोग बोलते थे। बट अब सिंस पैशनेट कमिटमेंट जो है वो अब हिस्टोरिकल अप्रोच की टीचिंग से सब्स्टिट्यूट हो गई, ये पैशनेट कमिटमेंट गायब हो गई, लोग जो है वो हिस्ट्री पढ़ने लग गए, हिस्ट्री पे पास्ट इवेंट पे इतना रिलाई करने लग गए, पैशनेट कमिटमेंट गायब हो गया। अगर हिस्टोरिकल अप्रोच आ जाएगी और साइंटिफिक एटीट्यूड आ जाएगा कि बस हम डेटा वगैरह ही देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा?
आपकी कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड तो आया ही नहीं ना, क्रिएटिव आइडियाज़ कहाँ से लाओगे? तो धीरे धीरे पॉलिटिकल थ्योरी का क्या होगा, डिक्लाइन ही कर जाएगी। तो यहाँ पर इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पर ये बात की गई है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है 1950 के डेकेड में उसको एक डेड डिसिप्लिन की तरह करार किया गया था, जबकि उस टाइम पर साइंटिफिक बेसिस का एमर्जेंस था कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। बहुत सारा क्रिटिसिज्म दिया गया था पॉलिटिकल थ्योरी को, और एम्पेरिकल थिंकर्स ने दिया था, क्योंकि वही लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का बेसिस, और उन्होंने एम्पेरिकल थिंकर्स ने ही ये मतलब डिक्लेयर किया था एज एन कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ऑल इन ऑल हिस्ट्री पर ही बेस्ड है। तो जब आप पास्ट इवेंट, हिस्ट्री, डेटा, साइंटिफिक वैल्यू, सिर्फ इसी चीज़ पर आप फोकस करोगे तो आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। वो एक मेजर कॉज रहा है पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन में। अब डेविड ईस्टन का जो कंसेप्ट था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का, उसमें क्या क्या बात की गई है कि पॉलिटिकल थ्योरीज जो हैं वो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ है किसी भी इंडिविजुअल की, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। डेविड ईस्टन के मुताबिक पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो ही रही थी, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी आज के टाइम पर प्राइमरीली हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ से इंटरेस्टेड है, उसी में ही इंटरेस्टेड है, तो हिस्ट्री पर फोकस कर रही है, और यही एग्जैक्ट कैरेक्टर था पॉलिटिकल थ्योरी का। ऑल्सो ये इनएक्सट्रिकेबली जितने भी नोशन है वैल्यू के, जनरल प्रिंसिपल्स के, उससे भी एसोसिएटेड है। तो ईस्टन जो है वो ये जो पोजीशन थी पॉलिटिकल थ्योरी की उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए थे। तो वो सोचते थे कि जो वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं या हिस्ट्री है, सिर्फ वही डिटर्मिनर्स नहीं होते कि पॉलिटिकल थ्योरी को वही डिटरमाइन करेंगे, तो सिर्फ यही सोल डिटर्मिनर्स नहीं है। जो क्लासिकल और मॉडर्न ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने थ्योरेटिकल एनालिसिस का डेवलपमेंट हो डेटा के पर्सपेक्टिव से, या डेटा भी उसमें इन्वॉल्व हो, उन सब चीज़ों पर ना कोई अटेंशन दिया ही नहीं। तो ईस्टन जो है वो इस पूरी चीज़ को एम्पेरिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते थे, एम्पेरिकल साइंस के पार्ट की तरीके से देखना चाहते थे, और यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ रिजेक्ट की। आप सोली हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट पर रिलाइज नहीं कर सकते हो, और ये टर्म को आप मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन के साथ भी जोड़कर नहीं दे सकते हो। अब कॉजेज़ क्या थे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के, जो कि डेविड ईस्टन ने दिए थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब 4 तरीके के यहाँ पर कॉजेज़ दिए गए हैं डेविड ईस्टन के हिसाब से कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों डिक्लाइन की। सबसे पहला हिस्टोरिसिज्म, दूसरा है मॉरल रिलेटिविज्म, तीसरा है हाइपर फैक्चुअलिज्म, चौथा है पॉजिटिविज्म। हिस्टोरिसिज्म क्या था कि थिंकर जो थे वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस थे और पास्ट इवेंट से इन्फ्लुएंस थे, इतने ज़्यादा कि उन्होंने एनालाइज ही नहीं किया कि आज के टाइम में हो क्या रहा था और उन डैमेज को रिकन्स्ट्रक्ट कैसे किया जाए या सॉल्व कैसे की जाए वो प्रॉब्लम्स। तो जितने भी वैल्यूज़ थे, आइडियाज़ थे, उनको रीडिफाइन करने की नीड थी अगर आपको सोसाइटी का रिकन्स्ट्रक्शन करना था तो। अब थ्योरीज जो है उनका कोई पॉजिटिव आउटलुक तो था ही नहीं, ना ही उनका कोई क्रिएटिव आउटलुक था। क्यों? क्योंकि जब वो हिस्ट्री पर ही रिलाई कर रहे हैं तो वो चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश क्यों करेंगे, है ना। क्रिएटिविटी कहाँ से लाएंगे, किस चीज़ के लिए लाएंगे, या पॉजिटिव आउटलुक भी कहाँ से लाएंगे। तो दोनों ही चीज़ें, चाहे वैल्यूज़ हो चाहे फैक्ट्स हो, दोनों ही चीज़ें एक जस्ट और गुड पॉलिटिकल थ्योरी को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थिंकर्स जो थे हिस्टोरिसिज्म के अंडर, उनको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया ईस्टन के हिसाब से, कि एक तो था इंस्टीट्यूशनलिस्ट। इंस्टीट्यूशनलिस्ट वो लोग थे जिन्होंने कोई एफर्ट्स ही नहीं लगाए कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि आइडिया जो थे वो कैसे इन्फ्लुएंस थे कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ से। और दूसरे थे इंटरैक्शनलिस्ट्स, जिन्होंने इस बात पर फोकस किया था कि कैसे नई थ्योरीज़ क्रिएट किए जाएँ या नए आइडियाज़ क्रिएट किए जाएँ, और किस बेसिस पे ये नई थ्योरीज, आइडियाज़ क्रिएट हो रहे थे। अगेन वही पास्ट इवेंट्स पढ़े जा रहे थे लोग, उन्हीं के पास्ट इवेंट्स पे क्या रिएक्शन निकले थे, उन्हीं से आगे ये नई थ्योरीज़ क्रिएट हो गई। तो अगेन यहाँ पर भी फॉल्ट आ रहा था। अब नेक्स्ट था मटेरियलिस्ट। मटेरियलिस्ट किस पर फोकस कर रहे थे कि नए नए हिस्टोरिकल कल्चरल कंडीशंस को डिस्कवर कर लिया जाए। फिर जो बिलीवर्स थे कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ के, उन्होंने सिर्फ वैल्यूज़ को ही अकाउंट में लिया, फैक्ट्स उन्होंने छोड़ दिए। तो भाई दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, आप एक चीज़ छोड़ नहीं सकते हो। आप सिर्फ फैक्ट्स पर भी रिलाई नहीं कर सकते, सिर्फ वैल्यूज़ पर भी रिलाई नहीं कर सकते। अगेन एंड अगेन मैंने आपको सेम बात बताई है, दोनों का ही बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों ने भी सिर्फ हिस्ट्री पर ही कंसंट्रेट किया और फोकस किया, और उन्होंने वैल्यूज़ पर फोकस किया, ठीक है, फैक्ट्स को उन्होंने छोड़ ही दिया। अब मॉरल रिलेटिविज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इनडिफरेंट और इग्नोरेंट एटीट्यूड था यहाँ पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो गया। अब कोई अटेम्प्ट दिया ही नहीं गया कि कैसे हम एब्सोल्यूट ट्रूथ
जो है उसको फाइंड आउट करें, तो किसी ने कोई एफर्ट डाला ही नहीं यहाँ पर। तो जो भी आप इसको कह लो, वॉट एवर वॉज इक्वली वैलिड फॉर ऑल, इट वॉज एक्सेप्टेड। मतलब कि मान लो एक बंदे ने कह दिया कि हाँ भाई यहाँ पर आपको 10 बजे पहुँचना है इस एरिया में, ठीक है, इस जगह पर आपको 10 बजे पहुँचना है, तो अब सब लोग जो है ना वो 10 बजे ही पहुँचेंगे, कोई ये नहीं देखेगा कि हाँ इसका और बेटर वे क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू अगर इक्वली वैलिड है सबके लिए, एक्सेप्ट कर लिया गया, कोई एंटीथीसिस दी ही नहीं गई, तो जो भी चलता आ रहा था सिंस टाइम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया गया, कोई चेंज नहीं किया, कोई क्रिएटिविटी नहीं लेके आए, कोई एफर्ट नहीं डाला, कोई उन्होंने कुछ उसमें चेंजेस नहीं किए, रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया, सोसाइटी को डेवलपमेंट नहीं की। तो जितने भी पॉलिटिकल वैल्यूज़ थे उसको एम्पेरिकल रिसर्च से डिटैच कर दिया गया। अब यहाँ पर अगेन डेटा भी गायब हो गया, है ना, वैल्यूज़ की बात कर दी गई। अगेन यहाँ पर भी वैल्यूज़ की बात हो रही थी, है ना, तो या तो आपने सिर्फ वैल्यूज़ को अकाउंट में लिया, फैक्ट्स छोड़ दिए, और हिस्ट्री पर फोकस किया, नॉट ऑन इट्स इन्फ्लुएंस ऑन वैल्यूज़, है ना। तो यहाँ पर क्या कुछ ना कुछ आप छोड़े जा रहे हो, यहाँ पर आपने एम्पेरिकल रिसर्च छोड़ दी। तो रिलेटिविस्ट जो थे वो किस चीज़ से ड्रिवन थे, सिर्फ ये लोग ड्रिवन थे कि मोटिवेशन जब आता है तो, ठीक है, मोटिवेशन, फोर्स ऑफ मेयर मोटिवेशन से ही ड्रिवन थे ये लोग। बट ईस्टर्न के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि नई पॉलिटिकल थ्योरी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थी। कौन कौन सी चीज़ें थी? वैल्यूज़, फैक्ट्स, रैशनैलिटी, रीज़न, इन डेप्थ नॉलेज, ये सारी चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत थी अगर हमें एक नई पॉलिटिकल थ्योरी को डेवलप करना है तो। अब पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं उनको सोशियोलॉजिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट हो पाए फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में। हाइपर फैक्चुअलिज्म क्या था? जब थ्योरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पर रिलाई करके बनी हो तो उसको हाइपर फैक्चुअलिज्म कहते हैं। तो सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिसर्च किया गया जो कि आसानी से रिसर्च हो सकती थी जिन प्रॉब्लम्स पर। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, उनको पता ही नहीं था कि लिमिट क्या होनी चाहिए रिसर्च की, तो वो जितने भी फैक्ट्स थे उनको गैदर करने में इतने ज़्यादा प्री ऑक्यूपाई हो गए थे कि उन्होंने और ज़्यादा चीज़ों पर फोकस करने का ध्यान ही नहीं दिया बेसिकली उन्होंने। तो किस चीज़ पे लगे हुए थे? डेटा कलेक्ट कर लो फटाफट, जो आसानी से रिसर्च हो सकती है चीज़ों पे उन्हीं पर रिसर्च कर लो। तो आपकी क्रिएटिविटी अगेन यहाँ पर भी गायब है। तो उनका कोई थ्योरेटिकल इंक्लिनेशन था ही नहीं, कोई साउंड बेस नहीं था जिसके ऊपर वो रिलाई कर पाएँ। तो उन्होंने कुछ पर्सपेक्टिव, सर्टेन पर्सपेक्टिव के बियॉन्ड देखने की कोशिश ही नहीं की, और उनको पर्पस भी नहीं था, तो पर्पस भी वो लैक कर रहे थे। तो जितने भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे उनका कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं था। जनरल पब्लिक ओपिनियन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है थ्योरी फॉर्मेशन के लिए, बट अगर आप उसको अपनी रिसर्च का बेस बना लोगे और नई थ्योरी फॉर्मेशन उस बेसिस पे कर लोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो जनरल पब्लिक ओपिनियन थ्योरी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, बट आपकी रिसर्च का बेस नहीं हो सकती वो, ठीक है। तो उन्होंने मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को भी ब्लेम किया कि पॉलिटिकल थ्योरी में ये सब चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन में, बट इन एक्चुअल इंटरनल इश्यूज़ वर टू बी ब्लेम्ड फॉर, ठीक है। इंटरनल इश्यूज जो थे वो मेन फैक्टर थे जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन कर रही थी। अब पॉजिटिविज्म की अगर हम बात करते हैं तो न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जो है वो 19 से 20वीं सेंचुरी के टाइम में अलग अलग थ्योरीज़ का फॉर्म लेना स्टार्ट कर दिया था। ओपन माइंडेडनेस ख़त्म हो रही थी, आइडियोलॉजिकल रिडक्शन ख़त्म हो रहा था, बट जर्मीनो के हिसाब से ये दोनों चीज़ें थी जिससे पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ था। अब ऑगस्ट ने ये कहा था कि एजुकेशन और नॉलेज, ये दोनों चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाना है। लॉज जितने भी ह्यूमन नेचर को गवर्न करने हैं उनको डिस्कवर करने की बहुत ज़रूरत है। मैन अपना लॉजिक यूज़ कर रहा था, रीजनिंग यूज़ कर रहा था, अगर आपको न्यू गोल्स सेटअप करने हैं और न्यू गोल्स को अचीव करने का स्ट्राइव करना है। उन्होंने भी 3 स्टेजेस के बारे में बात किया। एक था थियोलॉजिकल स्टेज, डेस्टिनी गवर्न्स ऑल, दूसरा था मेटाफिजिकल स्टेज, सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म रियलाइजेशन, तीसरा था पॉजिटिव साइंटिफिक एज, जिसमें था रिप्लेसिंग सुपरस्टिशन विद नॉलेज। तो ये 3 स्टेजेस के बारे में यहाँ पर बात की गई। आर्नोल्ड ने कहा था पॉजिटिविज्म जो है उससे इंटेलेक्चुअल मूवमेंट होती है, वैल्यूज़ एंड फैक्ट्स आते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुई, वैल्यूज़ और फैक्ट्स जो है उन सब को, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया एक दूसरे से, ठीक है। तो इन्होंने पॉजिटिविस्ट को कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया है? सबसे पहला तो रिलेटिवली ओपन माइंडेड एंड अनडॉगमेटिक, देन हाइबरिस्टिक, एक्सट्रीमली बिहेवियरिस्ट, थर्ड है हाइपर फैक्चुअलिस्ट, बिहेवियरिस्ट्स, देन फोर्थ है एक्सोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट, जो कि वैल्यूज़ और फैक्ट्स को सेपरेट कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाए ये लोग,
ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में आर्नोल्ड ने बात की थी। पॉजिटिविस्ट को 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो ये आपका था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें हमने अलग अलग थिंकर्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया, जैसे आर्नोल्ड के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, ऑगस्ट ने क्या कहा, और अलग अलग फैक्टर्स हमने देखे कि डेविड ईस्टन के क्या क्या फैक्टर्स उन्होंने दिए थे। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। यही था आपका बेसिकली ऑल इन ऑल डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्यों हुआ, क्या उसके रीजंस थे, अलग अलग थिंकर्स व्यू आप लिख दोगे तो आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रीसर्जेंस कैसे हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का। तो यहाँ पर डिक्लाइन तो हो गया, अब रीसर्जेंस भी हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।